एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने नए सेक्शन से, जो है सेक्शन बात करता है सब टेनेंट टू बी टेनेंट इन सर्टेन केसेस। ये सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि किन केसेस में, किन सिचुएशन में जो सब टेनेंट है उसको टेनेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लॉज 1 बात करता है where an order for eviction in respect of any accommodation is made under section 12 against a tenant but not against a subtenant referred to in section 15, and a notice of the subtenancy has been given to the landlord, the subtenant shall with effect from the date of the order be deemed to be become a tenant holding directly under the landlord in respect of the accommodation in his occupation on the same terms and conditions on which the tenant would have held from the landlord if the tenancy had continued। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि सेक्शन 12 के अंदर में एविक्शन का ऑर्डर कोर्ट जो है पास कर देती है किसी टेनेंट के अगेंस्ट में, बट ऐसा ऑर्डर किसी सब टेनेंट के अगेंस्ट में नहीं होता है जो सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, एंड उस सब टेनेंसी का जो नोटिस है वो लैंडलॉर्ड को ऑलरेडी दे दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में जब एविक्शन का टेनेंट का एविक्शन हो जाएगा तो जो सब टेनेंट है वो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की डेट से विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर जो है टेनेंट बन जाएगा होल्डिंग डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड का डायरेक्ट जो है वो टेनेंट बन जाएगा उस एकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में जिसमें वो रह रहा है, और उस जो एग्रीमेंट रहेगा दोनों पार्टीज़ के बीच में लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के, उनकी जो कंडीशन होगी वो वही कंडीशंस होगी जो ओरिजिनली टेनेंट और लैंडलॉर्ड की थी, जैसे कि वो टेनेंसी कंटिन्यू मानी जाएगी। क्लॉज 2 बात करता है where before the commencement of this act, the interest of a tenant in respect of any accommodation has been determined without determining the interest of any subtenant to whom the accommodation either in whole or in part had been lawfully sublet, the subtenant shall, with effect from the date of commencement of this act, be deemed to have become a tenant holding directly under the landlord on the same terms and conditions on which the tenant would have held from the landlord if the tenancy had continued। ये क्लॉज बात करता है कि जब इस एक्ट के आने के पहले जो टेनेंट का इंटरेस्ट था उस किसी पर्टिकुलर एकोमोडेशन का जिसमें टेनेंट जो था रह रहा था, वो जो है ख़त्म हो जाता है, जिसका जो इंटरेस्ट है, राइट है, जो है वो डिटरमाइंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बट जहाँ पे टेनेंट का तो राइट ख़त्म हो रहा है, बट यहाँ पे सब टेनेंट का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है जिस पर्टिकुलर एकोमोडेशन के पार्ट की से लॉफुली सबलेट किया गया था। तो ऐसे केसेस में इस एक्ट के आने से जो डेट होगी विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो सब टेनेंट है वो ऑटोमेटिकली जो है लैंडलॉर्ड का डायरेक्ट टेनेंट बन जाएगा उन्हीं सेम कंडीशन और टर्म्स में जिसमें ओरिजिनली टेनेंट जो था वो रह रहा था, और ऐसे ही माना जाएगा जैसे टेनेंसी कंटिन्यू है, उसको में ब्रेक नहीं आया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 17 की तरफ, जो बात करता है रिकवरी ऑफ पोजीशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। ये क्लॉज ये बात करता है वेयर अ लैंडलॉर्ड रिकवर्स पोजीशन ऑफ एनी अकोमोडेशन फ्रॉम द टेनेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर क्लॉज ई और क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, द लैंडलॉर्ड शैल नॉट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द RCA obtained in the prescribed manner relet the whole or any part of the accommodation within 2 years from the date of obtaining such possession, and in granting such permission the RCA shall may direct the landlord to put such evicted tenant in possession of the accommodation। ये क्लॉज ये बात करता है कि यहाँ पे सेक्शन 12 में जो एविक्शन के ग्राउंड्स दिए गए हैं, स्पेशली ई एंड एफ में जो हमारे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड क्लॉज एफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर नॉन रेजिडेंशियल का ग्राउंड की बात करते हैं, ऐसे ग्राउंड में यदि किसी टेनेंट को जो है एविक्ट कर देती है कोर्ट इस ग्राउंड्स के अंदर में, तो जब तक कि आरसी जो है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जब तक वो परमिट नहीं कर देता है जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसमें, तब तक ऐसा एकोमोडेशन जो एविक्ट करवा लिया गया था ई एंड एफ के ग्राउंड के क्लॉज पे, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के क्लॉज पे, उसको जो है वापस से रिलेट नहीं कर सकता है, चाहे पूरा एकोमोडेशन हो चाहे उस पर्टिकुलर पार्ट को भी जो है लेट आउट नहीं कर सकता है लैंडलॉर्ड। कब तक? Within 2 years from the date of obtaining such possession। जैसे ही उसे पोजीशन मिलेंगे इस टेनेंट के एविक्ट होने के बाद में, उसके 2 साल के अंदर जो है वो वापस से रिलेट नहीं कर सकता है जब तक कि आरसी उसे परमिट नहीं कर दे। और यदि आरसी चाहे तो, यहाँ पे मे वर्ड यूज़ हुआ है, द RCA में डायरेक्ट द लैंडलॉर्ड, यदि ऐसा वो करता है
तो आरसीए डायरेक्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड को कि जो ओरिजिनल टेनेंट जिसे एविक्ट किया गया है उसे वापस से जो है पोजीशन में दिया जाए, अकोमोडेशन उसे वापस से एज अ टेनेंसी जो है क्रिएट की जाए। आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड क्लॉज बात करता है where a landlord recovers possession of any accommodation as aforesaid and the accommodation is not occupied by the landlord if he is the owner thereof or by the person for whose benefit the accommodation is held within 2 months of obtaining such possession, or the accommodation having been so occupied is at any time within 2 years from the date of obtaining possession relate to any person other than the evicted tenant without obtaining the permission of the RCA under subsection 1, or the possession of such accommodation is transferred to another person for reasons which do not appear to RCA to be bona fide, the RCA may, on an application made to it in this behalf by such evicted tenant within such time as may be prescribed, direct the landlord to put the tenant in possession of the accommodation or to pay such compensation as the RCA thinks fit। ये क्लॉज ये बात करता है यदि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पे यदि किसी टेनेंट को एविक्ट किया गया है और उसके बाद जो है उसका पोजीशन जो है टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को वापस से रिटर्न कर दिया है, तो ऐसे केस में जहाँ लैंडलॉर्ड ने पोजीशन रिकवर कर लिया है उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन का बट उसे ऑक्यूपाई नहीं किया है, या तो वो खुद ओनर है या जिसके लिए जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए उसने जो एविक्शन करवाया था टेनेंट का, उसने वो जो है वापस से उसको ऑक्यूपाई नहीं किया है, कितने टाइम पीरियड के अंदर, यहाँ 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है। ऐसे पोजीशन मिलने के 2 महीने के अंदर जो है उसने उसका पोजीशन नहीं लिया है, या फिर जो है उसने 2 साल के अंदर जो है विदाउट द परमिशन ऑफ आरसीए टेनेंट को छोड़ के किसी और पर्सन को रिलेट कर दिया है, वापस से किराए पे चढ़ा दिया है जबकि टेनेंट को नहीं दिया है। तो ऐसे केसेस में जो है तो यदि जो एविक्टेड टेनेंट है वो यदि एप्लीकेशन करता है कि जो है लैंडलॉर्ड ने किसी और पर्सन को 2 साल के अंदर जो है किसी और को किराए पे दे दिया है विदाउट द परमिशन ऑफ आरसीए, यदि आरसीए परमिट करता है तब तो रीजनेबल है, बट यदि विदाउट द परमिशन ऑफ आरसीए पोजीशन मिलने के 2 साल के अंदर वो किसी और थर्ड पार्टी को जो है रिलेट कर देता है, किराए पे दे देता है, और इस जो ग्राउंड जिस पे उसने रिलेट किया है वो आरसीए को जो है बोनाफाइड नहीं लगते हैं, मैलाफाइड इंटेंशन से लगते हैं कि उसने रीजनेबली नहीं किया ऐसा काम, या टेनेंट को एविक्ट करने के लिए उसने बोनाफाइड ग्राउंड यूज़ किया था बट अब उसका मिसयूज़ कर रहा है वो। तो ऐसे केसेस में जो है आरसीए जो अथॉरिटी है वो लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट करेगी कि टेनेंट जो है जिसे एविक्ट किया गया था उसे वापस से जो है अकोमोडेशन का पोजीशन दिया जाए या फिर उसे उतना कंपनसेशन दिया जाए जितना जो है आरसीए को ठीक लगता है। क्लॉज की बात करता है whether landlord makes any payment to the tenant by way of compensation under subsection 7 of section 12, the evicted tenant shall not be entitled to refund the same to landlord on being put in possession of the accommodation under subsection 1 और subsection 2। यहाँ पे बात कर रहा है कि यदि कोई टेनेंट है जिसको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस की ग्राउंड पे एविक्ट किया गया था और ऐसे केसेस में जो सिटीज़ में थे उसमें सिचुएटेड थे अकोमोडेशन या अदर केसेस में जो था लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन देना पड़ा था अंडर क्लॉज सेक्शन 7 ऑफ सब सेक्शन 7 ऑफ सब सेक्शन 12 के अंडर पे, तो वो इस सेक्शन के अंडर में यदि वापस से टेनेंट को जो है पोजीशन दिलवाया जाता है, उसे वापस से रिस्टोर किया जाता है उस अकोमोडेशन में, तो ऐसे केसेस में जो कंपनसेशन ऑलरेडी उसे मिल चुका है सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 12 के अंडर में वो उसे रिटर्न नहीं करना होगा, यहाँ पे जो है लाइबिलिटी नहीं होगी उसको रिफंड करने की। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो बात करता है रिकवरी ऑफ पोजीशन फॉर रिपेयर्स एंड रीबिल्डिंग एंड री एंट्री। ऐसे केसेस में जहाँ पे रीबिल्डिंग री एंट्री के या रिपेयरिंग की बात होगी जब टेनेंट से एविक्ट करवाया जाता है तो उसके बाद की प्रोसीजर क्या होगी। क्लॉज 1 ये कहता है कि any order on the grounds specified in clause G or clause H of subsection 1 of section 12, the court shall ascertain from the tenant whether he elects to be placed in the occupation of the accommodation or part thereof from which he is to be evicted, and if the tenant so elects shall record the fact of the election in the order and specify therein the date on or before which he shall deliver possession so as to enable the landlord to commence the work of repairs or building or rebuilding as the case may be। ये क्लॉज ये बात करता है कि जब कोई लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट लाता है केस ग्राउंड में कि उसे जो प्रॉपर एकोमोडेशन है उसमें कुछ रिपेयरिंग करवाना है या रीबिल्डिंग रीस्ट्रक्चर करवाना है,
तो ऐसे केसेस में जो है जब तक कि टेनेंट खाली नहीं करेगा तब तक रिपेयरिंग या रीबिल्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जब कोर्ट जो है ऐसे टाइम पे जो है ऑर्डर करने से पहले असरटेन करेगी और टेनेंट से पूछेगी क्या वो वापस से जो है अकोमोडेशन का जो ऑक्यूपेशन है उसे जो है या उसके पार्ट को जिससे वो एविक्ट किया गया है उसे जो है वापस से आना है क्या। ऐसे केस में टेनेंट इलेक्ट करता है तो कोर्ट जो है उसको फैक्ट को जो है रिकॉर्ड करेगी, जो उसको इलेक्ट करने का जो ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो है वो कोर्ट सबसे पहले उस फैक्ट को रिकॉर्ड करेगी और उसमें एक डेट स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी तारीख से या किस डेट के पहले या कब तक जो है टेनेंट को जो है पोजीशन डिलीवर करना होगा लैंडलॉर्ड को, ताकि जो है लैंडलॉर्ड है अब वो रिपेयरिंग का काम या बिल्डिंग रीबिल्डिंग का काम जो है वापस से शुरू कर सके। इसके आगे बढ़ते क्लॉज 2 ये बात करता है, इफ द टेनेंट delivers possession on or before the date specified in the order, the landlord shall, on the completion of the work of repairs or building or rebuilding, place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof, as the case may be, within 1 month of the completion of such work. यदि जो कोर्ट ने डेट डिसाइड करी है डिलीवर पोजीशन डिलीवर करने की लैंडलॉर्ड को और टेनेंट जो है वो डिलीवर कर देता है उस डेट से पहले या स्पेसिफाइड डेट तक, तो जो लैंडलॉर्ड है जैसे ही उसका जिस पर्पस से उसने जो है एविक्ट करवाया था टेनेंट को, काम के कंप्लीट होने के या रिपेयर होने के बाद या रीबिल्डिंग होने के बाद जो वापस से है टेनेंट को जो है उस एकोमोडेशन में प्लेस करेगा, वापस से उसे रिस्टोर करेगा और उसका जो टाइम पीरियड उसे दिया जाएगा वो रहेगा जैसे ही काम कंप्लीट होगा उसके 1 महीने के अंदर उसे वापस से टेनेंट को रिस्टोर करना होगा, उसे पोजीशन वापस से देना होगा एकोमोडेशन का। क्लॉज 3 बात करता है, इफ आफ्टर द टेनेंट हैज डिलीवर्ड पोजीशन ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड in the order, the landlord fails to commence the work of repairs of building or rebuilding within 1 month of the specified date, or fails to complete the work in a reasonable time, or having completed the work fails to place the tenant in occupation of the accommodation in accordance with subsection 2, the court may, on an application made to in this behalf by the tenant, within such time as may be prescribed, order the landlord to place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof, or to pay to the tenant such compensation as the court thinks fit. यदि जो है टेनेंट ने जैसे ही डिलीवर्ड कर दिया पोजीशन, ये जो स्पेसिफाइड जो डेट कोर्ट ने डिसाइड करी थी तब तक उसने डिलीवर्ड कर दी और लैंडलॉर्ड ने 1 महीने के अंदर जो है काम करना शुरू नहीं करवाया, या फिर जितना रीजनेबल टाइम एक लगना चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट होने में उतना उससे ज़्यादा उसने एक्सीड किया, या फिर जो है वापस से टेनेंट को जो है अकोमोडेशन में रिप्लेस नहीं किया, ऐसे केसेस में जो टेनेंट एप्लीकेशन देगा कोर्ट को और कोर्ट को जो सही लगता है जो भी टाइम पीरियड दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली लैंडलॉर्ड को कहेगी कि टेनेंट को वापस से जो है उस एकोमोडेशन की को ऑक्यूपाई करने दिया जाए, उसे वापस से रिप्लेस किया जाए जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में उसका राइट था, या फिर जो भी कंपनसेशन कोर्ट को ठीक लगता है वो टेनेंट को दिलवाएगी। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो और है, या तो प्लेस किया जाए या जो है कंपनसेशन दिलवाया जाए। इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जो बात करता है सेक्शन 19, रिकवरी ऑफ पोजीशन इन केसेस ऑफ टेनेंसीज फॉर लिमिटेड पीरियड। जनरली जो टेनेंसी दी जाती है वो 12 मंथ्स ऑफ पीरियड के टाइम पे दी जाती है, बट यहाँ जो सेक्शन है वो बात करता है कि एक लिमिटेड पीरियड के बीच में लिमिटेड पीरियड के लिए जो है टेनेंसी इन केसेस में ग्रांट की जा सकती है या की गई है, तो ऐसे पोजीशन की रिकवरी कैसे होगी ऐसे एकोमोडेशन की। क्लॉज 1 बात करता है, वेयर अ लैंडलॉर्ड डज नॉट रिक्वायर द होल और एनी पार्ट ऑफ एन एकोमोडेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड द लैंडलॉर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कलेक्टर or such other officer as may be authorized by him under subsection 1 of section 39 in the prescribed manner, lets the whole of the accommodation or part thereof as the resident for such period as may be agreed to in writing between the landlord and the tenant does not on the expiry of the said period vacate such accommodation, then notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 12 or in any other law, the court may, on a suit being filed before it in this behalf by the landlord, within such time as may be prescribed, place the landlord in vacant possession of the accommodation or part thereof by evicting the tenant and every other person
वो मे बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ सच अकोमोडेशन। यहाँ पे ये बात हो रही है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब लैंडलॉर्ड को जो है ऐसे एकोमोडेशन की ना तो पूरा या फिर उसका कोई पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड जब वो कलेक्टर से परमिशन ले लेता है या कलेक्टर के द्वारा ऑथराइज किया हुआ कोई पर्सन, कोई ऑफिसर जो है, उससे परमिशन लेने के बाद जो है आफ्टर ऑब्टेनिंग, पहले नहीं आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन लेने के बाद सेक्शन 39 के अंदर जो वो लेगा प्रिस्क्राइब मैनर में, वो पूरे अकोमोडेशन को या उसके पार्ट को जो है, जो रेसिडेंस का पार्ट है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो है, जैसा भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच राइटिंग में जो डिसाइड होगा वो जो है उसे, एंड ऐसा टाइम पीरियड जो है जब निकल जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद यदि टेनेंट जो है वो वेकेट नहीं कर रहा एकोमोडेशन, तो सेक्शन 12 में कुछ भी जो प्रोविज़न है ग्राउंड्स की, उसमें कुछ भी लिखे होने के बावजूद कोर्ट जो है ऐसा लैंडलॉर्ड जो है इसमें सूट फाइल करेगा वेकेट करवाने के लिए, और जितना भी टाइम पीरियड दिया रूल्स में दिया है उसमें वो जो है कोर्ट में सूट फाइल करेगा कि जो है लैंड जो है एकोमोडेशन है उसे वेकेट करवाया जाए टेनेंट से, और लैंडलॉर्ड को जो है वो वेकेट पोजीशन दिलवाएगा या उसका पर्टिकुलर पार्ट जो रेंट आउट किया गया था उससे जो है वापस से दिलवाएगा टेनेंट को एविक्ट करके, ये टेनेंट के साथ कोई अदर पर्सन रह रहा है जो भी ऑक्यूपाई किया हुआ उस एकोमोडेशन को, उससे वापस से जो है उसका पोजीशन जो है लैंडलॉर्ड को दिलवाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 20 की, जो है स्पेशल प्रोविज़न फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इन सर्टेन केसेस। स्पेशल प्रोविज़न एक दिया गया है क्लॉज, इसमें बात करते हैं सर्टेन केसेस में जो है जो प्रॉपर्टी है, जो एकोमोडेशन है, उसकी पोजीशन की रिकवरी कैसे होगी। Where the landlord, in respect of any accommodation, is any company or other body corporate or any local authority or any public institution, and the accommodation is required for the use of employees of such landlord, or in the case of a public institution for the furtherance of its activity, then notwithstanding anything contained in section 12 or in any other law, the court may, on a suit being filed before it in this behalf by such landlord, place the landlord in vacant possession of such accommodation by evicting the tenant and every other person who may in occupation thereof if the court is satisfied। ये क्लॉज ये बात कर रहा है, ये सेक्शन, इसमें ये कहा गया है कि कोई पर्टिकुलर टाइप की जो है लिस्ट दी गई है कि कौन लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, जैसे कोई कंपनी हो सकती है या कोई बॉडी जो है कॉरपोरेट हो सकती है या कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिन्होंने अपना एकोमोडेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ के यूज़ को करने के लिए दिया गया है। और ऐसे केसेस में यदि कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो उसे अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है, ऐसे केस में उसने जो है स्पेसिफिकली अपने एम्प्लॉयज़ को जो है पोजीशन में दिया हुआ है कोई एकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो कंपनी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो जो ऐसे केसेस में जो कोर्ट है इस इन लैंडलॉर्ड्स के बिहाफ में यदि जो सूट फाइल किया जाता है वेकेंट पोजीशन के रिकवरी के लिए, तो कोर्ट जो चाहे यदि इन पर्टिकुलर केसेस में है तो कोर्ट जो है लैंडलॉर्ड को जो है ऐसे एकोमोडेशन का वेकेंट पोजीशन वापस दिलवा सकती है और उस पोजीशन में कोई भी पर्सन रह रहा है या कोई भी टेनेंट रह रहा है उसे एविक्ट कर सकती है। बट उसमें जो है इस सेक्शन के अंडर में कोर्ट जो है कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, तभी जो है इस सेक्शन में रिकवरी हो सकती है। वो कंडीशंस क्या है? पहला ये दैट द टेनेंट टू whom such accommodations were let for use as a residence at a time when he was in the service of employment of the landlord has ceased to be in such service or employment। यदि ऐसा कोई टेनेंट जो है जिसे एकोमोडेशन यूज़ करने के लिए दिया गया था, उसके रेजिडेंस पर्पज से दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की सर्विस में था या एम्प्लॉयमेंट में था, बट अब उसने जो है एम्प्लॉय नहीं रह गया है वो लैंडलॉर्ड का, तो ऐसे केसेस में जो है कोर्ट वापस से रिकवर करवा सकती है लैंडलॉर्ड को वेकेंट पोजीशन ऐसे एकोमोडेशन का। क्लॉज भी बात करता है दैट द टेनेंट हैज एक्टेड इन कंट्रावेंशन ऑफ द टर्म्स एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अंडर विच ही वाज ऑथराइज्ड टू ऑक्यूपाई सच एकोमोडेशन। यदि किसी टेनेंट ने जो है जो भी टर्म्स जो पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हुए थे उसके कॉन्ट्ररी जाके कोई काम किया है, ऐसे टर्म्स या तो एक्सप्रेसली भी हो सकते हैं या इम्प्लाइडली भी हो सकते हैं, उसका एक्ट जो है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली दोनों हो सकता है, जिस वजह से उसे ऑथराइज किया गया था कि आप इस एकोमोडेशन में रह सकते हैं, बट उसके कॉन्ट्ररी एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। या फिर
that any other person is an unauthorized occupation of such accommodation। यदि कोई person जो है, यहाँ पे tenant word यूज़ नहीं हुआ, यहाँ any other person है, ऐसे unauthorized occupation है, unlawful है, जैसे let out किया ही नहीं गया था बट वो unauthorized way में जो है होल्ड किया हुआ है ऐसे accommodation को। ये लास्टली दैट द accommodation इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ इट्स एक्टिविटी। यदि कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उससे अपनी एक्टिविटीज़ को की फर्दरेंस में के लिए जो है एकोमोडेशन बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केसेस में टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले आएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल एंड चैरिटेबल डिस्पेंसरी। यहाँ पे लिमिटेड लिस्ट ऑफ जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन बताई गई है। 21 की तरफ जो बात करता है परमिशन टू कंस्ट्रक्ट एडिशनल स्ट्रक्चर। यदि किसी लैंडलॉर्ड को एडिशनल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी। Where the landlord proposes to make any improvement in or construct any additional structure on any building which has been let to a tenant and the tenant refuses to allow the landlord to make such improvement or construct such additional structure on an application made to in its behalf by the landlord is satisfied that the landlord is ready and willing to commence the work and that such work will not cause any undue hardship to the tenant, the RCA may permit the landlord to do such work and may make such order as it thinks fit in the circumstance of the case। ये क्लॉज ही बात करता है ये सेक्शन कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड है किसी एकोमोडेशन में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है या कोई एडिशनल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है और ऐसे एकोमोडेशन ऐसी बिल्डिंग जो है टेनेंट को लेट आउट की गई है और टेनेंट जो है उसे खाली करने से मना कर रहा है या लैंडलॉर्ड को मना कर रहा है ऐसे इम्प्रूवमेंट या कंस्ट्रक्ट कर ऐसे एडिशनल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करवाने से। और जो एंड RCA, यदि लैंडलॉर्ड जो है ऐसी एप्लीकेशन जो है RCA के पास लेके जाएगा और RCA के सेटिस्फाई होने के बाद कि लैंडलॉर्ड रेडी है एंड विलिंग है, यहाँ पे रेडी एंड विलिंग वर्ड यूज़ हुआ है कि वो काम करने के लिए तैयार है, शुरू कर सकता है एंड दैट सच वर्क, और ऐसा जो काम है वो टेनेंट को किसी भी तरह की अनड्यू हार्डशिप नहीं पहुंचाएगा, तो जो टेनेंट है वो परमिट कर सकता है। यहाँ पे मे वर्ड यूज़ हुआ है, जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को परमिट कर सकता है कि वैसा काम कर ले या ऐसे को जो भी अदर जैसा भी ठीक लगता है वो वैसा ऑर्डर पास कर देगा ऐसे पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 22 की तरफ जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग वेकेंट बिल्डिंग साइट्स। Notwithstanding anything contained in section 12, where any accommodation which has been let comprise vacant land upon which it is permissible under the building regulation or municipal bylaws for the time being in force to erect any building whether for use as a residence or for any other purpose, and the landlord proposing to erect such building is unable to obtain possession of the land from the tenant by agreement with him, and the RC on an application to made in this behalf by the landlord is satisfied that the landlord is ready and willing to commence the work, and that the severance of the vacant land from the rest of the accommodation will not cause undue hardship to the tenant, the RCA may। ये जो है एक स्पेशल प्रोविज़न है जो रिगार्डिंग बात करता है वेकेंट बिल्डिंग साइट्स की, जो ऑलरेडी बिल्डिंग साइट्स खाली पड़ी हैं। तो सेक्शन बात करता है कि यदि सेक्शन 12 में जो कुछ भी लिखा गया उसके अलावा जहाँ पे कोई ऐसा अकोमोडेशन है जिसे लेट आउट किया गया है जिसमें जो है उसका ऐसी पार्ट जो है एकोमोडेशन का उसमें एक ऐसी लैंड है जो खाली पड़ी हुई है एंड किसी रेगुलेशन बिल्डिंग रेगुलेशन या म्यूनिसिपल बाय लॉज के अकॉर्डिंगली परमिसिबल है, बिल्डिंग एरेक्ट करना चाहता है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्ट करना चाहता है उस वैकेंट लैंड पे और जो टेनेंट है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो है मना कर रहा है या लैंडलॉर्ड ने जो प्रपोज किया था उसके लिए उसे जो है लैंड जो है उसका पोजीशन चाहिए और उसे नहीं मिल रही है क्योंकि उसका टेनेंट के साथ एग्रीमेंट है, तो ऐसे केसेस में आरसी के लिए आरसी के पास वो एप्लीकेशन लेके जाएगा लैंडलॉर्ड और ये जब आरसी सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो लैंडलॉर्ड है वो रेडी एंड विलिंग है इसलिए काम शुरू करने के लिए और ऐसे वेकेंट लैंड को जो है रेस्ट ऑफ द एकोमोडेशन से अलग किया जा सकता है, सीवियर किया जा सकता है और उस वजह से जो है टेनेंट को कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी अनड्यू हार्डशिप नहीं होगी, तो आरसी जो है ऑर्डर पास कर सकता है। कौन से ऑर्डर पास कर सकता है
द आरसीए में डायरेक्ट सर्च सीवियरेंस वो जो है ऑर्डर दे सकता है कि क्या बोलते हैं दोनों लैंड्स जो एकोमोडेशन जहाँ पे है और जो वैकेंट लैंड है वो दोनों को अलग कर दिया जाए। प्लेस द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन ऑफ द वैकेंट लैंड, जो खाली लैंड है उसको लैंडलॉर्ड के पोजीशन में दिया जाए। तीसरा जो है डिटरमाइन द रेंट पेबल द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द एकोमोडेशन, जो है टेनेंट के द्वारा कितना रेंट दिया जाएगा पूरे जो रिमेनिंग एकोमोडेशन है उसके रिस्पेक्ट में वो डिसाइड करेगी, डिटरमाइन करेगी। एंड लास्टली जो है मेक सच ऑर्डर्स एज इट थिंग्स फिट इन द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, उस पर्टिकुलर केस को देखते हुए सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो भी ऑर्डर उसे ऐसा ठीक लगता है आरसीए को वो फॉलो करेगी। यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें देखेगी, यहाँ पे और वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ किया गया है। इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो बात करता है सेक्शन 23 वैकेंट पोजीशन टू लैंडलॉर्ड। Notwithstanding anything contained in any other law, where the interest of the tenant in any accommodation is determined for any reason whatsoever, and any decree or order is passed by a court under this act for the recovery of possession of such accommodation, the decree or order shall, subject to the provision of section 16, be binding on all persons who may be in occupation of the accommodation, and vacant possession thereof shall be given to the landlord by evicting all such persons therefrom, provided that nothing in this section shall apply to any person who has an independent title to such accommodation। करता है कि किसी भी दूसरे लॉ में लिखी हुई कोई भी बात लिखी हुई उसके अलावा जहाँ पे कोई टेनेंट है उसका इंटरेस्ट जो है पर किसी भी एकोमोडेशन में यानी किसी भी एकोमोडेशन में जो है डिटरमाइन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है किसी भी रीज़न किसी भी कारणवश, यहाँ कोई स्पेसिफिक कारण नहीं दिया है उसका, एज अ इंटरेस्ट जो है एज अ टेनेंट वो ख़त्म हो जाता है। और इस स्पेसिफिक रिस्पेक्ट में कोई डिक्री या ऑर्डर जो है कोर्ट के द्वारा पास की जाती है इस एक्ट के अंडर में कि पर्टिकुलर कोई डिग्री या ऑर्डर किया जाता है कि उस एकोमोडेशन का जो पोजीशन है उसे रिकवर किया जाएगा, लैंडलॉर्ड को वापस रिटर्न किया जाएगा। तो ऐसा डिक्री जो ऑर्डर है सेक्शन 16 के सब्जेक्ट रहते हुए, मतलब जहाँ पे जब तक डिसीजन सेक्शन 16 जो हमने पढ़ा था उसमें जब तक बाइंडिंग नहीं होगा तब तक वो सभी पर्सनस पे बाइंडिंग होगा जो उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन में रह रहे थे, और उसका जो वेकेंट पोजीशन है वो लैंडलॉर्ड को वापस दिलाया जाएगा, बाकी जो भी पर्सन रहने थे उन्हें एविक्ट करके। मतलब यदि सब टेनेंट के अगेंस्ट में नहीं लाया गया है तो सब टेनेंट को नहीं हटाया जाएगा, बाकी अदर पर्सन है उन सब से जो है सेक्शन 16 के सब्जेक्ट रहते हुए जितने भी पर्सन जो थे, यदि ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि पर्टिकुलर लैंड जो है एकोमोडेशन उससे वेकेट करवाया जाए तो जितने पर्सन्स रह रहे थे चाहे वो टेनेंट हो या टेनेंट के फैमिली मेम्बर्स से उन्हें एविक्ट करवाया जाएगा और वेकेंट पोजीशन जो है वो लैंडलॉर्ड को वापस रिटर्न दिलवाया जाएगा। इसका एक प्रोविज़ो है जो ये बात करता है कि इस सेक्शन में लिखी हुई कोई भी बात किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन पे जो है बाइंडिंग नहीं होगी या अप्लाई नहीं होगी जिसके पास उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन का इंडिपेंडेंट टाइटल था। यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर प्रोविज़ो से जो है एक बार एमपीसीजे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिपेंडेंट टाइटल है मतलब उसमें जैसे दो पर्सन की ओनरशिप है या किसी भी ट्रांसफ़र से कोई है उसका टाइटल अराइज हुआ है या कोई भी इंडिपेंडेंट टाइटल है, तो ऐसे पर्सन का जिसका इंडिपेंडेंट टाइटल है उस एकोमोडेशन पे उस पे जो है इस सेक्शन की कोई भी बात लागू नहीं होगी। ये था हमारा सेक्शन 23 जो इस चैप्टर 3 का सबसे आखिरी सेक्शन था। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो हमारा नया चैप्टर होगा जो होगा चैप्टर 3, एविक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। इस सेक्शन में जो है हम स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लैंडलॉर्ड और उनकी उससे एविक्ट करने के जो है टेनेंट ऐसे केसेस में जो प्रोविज़न दिया गया है जो प्रोसीजर है वो हम पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर था वो इनिशियली 1961 एक्ट में नहीं था, ये चैप्टर जो था वो 1983 की अमेंडमेंट एक्ट से जो था वो इंसर्ट किया था। ये चैप्टर हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो informative and enlightening, don't forget to hit that like button. Please share this video, and of course for more engaging legal content make sure to subscribe to Vidik Akshar. Thank you.